देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर एज सच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलना चाहूंगा, इससे अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं आते। बट जो जीएसटी का बड़ा सा क्वेश्चन होता है उसका ये पार्ट होता है, केस सिनेरियो का ये पार्ट होता है। अलग से क्वेश्चंस नहीं आते। अलग से क्वेश्चन बच्चों के आते हैं, वो सी इंटर वालों के आते हैं अलग से क्वेश्चन कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक क्वेश्चन डाल दिया 6-7 मार्क्स, उनमें आता है। फाइनल में नहीं आता। फाइनल में ये क्या करते हैं, बड़े से क्वेश्चन का पार्ट रहता है। ये एक ट्रांजेक्शन 2 ट्रांजेक्शन रहेगा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई से रह जाएगा। केस सिनेरियो रहेगा जिसका बीच का एक पॉइंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा, मॉक टेस्ट पेपर्स भी देखे और केस सिनेरियोस पूरे देखे। गजब अच्छे तरीके से कवर करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर बहुत ईजी है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। अगर आप चार्ट में देखो तो एक पेज का है, एक पेज में ये वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर कंप्लीट होता है और जितना दिया है उतना मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट, आराम से आपका इतने में कवर हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अलग से कोई और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना काफी आखिरी दिन के लिए, मोर देन इनफ। बट ये पढ़ा हुआ और आपका अभी एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट, ताकि इन केस अगर कोई छोटा पॉइंट है जो आपसे स्किप हो जाए तो वो क्वेश्चन से कवर हो जाता है। आई बात समझ? चल, सिंपल सी बात है सर। सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत होती है। मैंने देखा, बहुत सारे लोगों का देखा। और इस बार जो मी का पेपर हुआ सीए फाइनल का, गलत क्वेश्चन दी थी इंस्टीट्यूट इसके, तो जितने लोग दिए मी में सबको बोनस मार्क्स मिलने वाले, सबको मिलेगा। कितना देगी राम मालिक, बट एक क्वेश्चन गलत, उसका आंसर आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। कितने ही फॉर्मूले लगा लो, चैलेंज है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जो बेचारे एग्जाम में बैठे होंगे उनका क्या हाल होगा, मेरे को नहीं पता। बट एक क्वेश्चन गलत था, वैल्यू ऑफ सप्लाई का ही था, वैल्यू ही निकालना था, बट वैल्यू निकालने का तरीका जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से था उसके हिसाब से आंसर आएगा ही नहीं। हाँ, अंड संड कुछ भी करोगे तो कोई ना कोई ऑप्शन टिक करके आ जाओगे, क्योंकि अंड संड में कुछ भी हो जाएगा, वो टैली कर लोगे, बट नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, आंसर गलत था उसका। ठीक है, आप अगर सही तरीके से लॉ के बेसिस में, प्रोविजन के बेसिस में निकालने जाओगे तो आंसर टैली नहीं होगा। ठीक, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर का रिलेवेंस तो है। ठीक, हम अब चैप्टर चालू करते हैं। सर, कोई भी जो हम सप्लाई करते हैं उसकी प्रॉपर हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है, क्योंकि जब तक वैल्यू नहीं पता है जीएसटी कैसे लगाएंगे, तो वैल्यू जानना बहुत जरूरी है सर। वैल्यू जो हम निकालते हैं एज पर सेक्शन 15 निकालते हैं, और जनरली हम ये बोलते हैं कि सर ट्रांजेक्शन वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वही आपकी वैल्यू रहेगी सर। बट इस ट्रांजेक्शन वैल्यू को लेने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला ये ध्यान रखना पड़ता है सर कि जो सप्लायर है और रेसिपिएंट है दोनों रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी रिलेटेड हुए तो सर आप सेक्शन 15 से बाहर हो जाओगे, फिर आप कहां पर आ जाओगे, रूल्स में आ जाओगे सर। तो ये चीजें ध्यान देनी पड़ती है कि सर बायर और सेलर रिलेटेड तो नहीं है सर। ठीक है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन है कि नहीं दोनों बीच में, सर प्राइस इज ओनली द सोल कंसिडरेशन, ये ध्यान रखना सर, ये चीज का ध्यान रखना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ छोटी बातें कहाँ पर फंसते हैं, फंसते कहाँ पर है सर। सबसे पहला, हमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देख के समझ नहीं आता कि प्राइस सोल कंसिडरेशन है कि नहीं, तो इसकी पहचान कैसे होती है। एक, आपको कई बार क्वेश्चन में ये दे देगा कि सर ये गुड्स है, इस गुड्स को सामने वाले को हमने सप्लाई किया बट वैल्यू वाज नॉट एबल टू बी डिटरमाइंड, ऐसा लिख देता है तो ये तो क्लियर हो जाता है कि प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है। कई बार ये लिखता है सर कि हमने किसी को सप्लाई किया, इतना लिख के छोड़ देता है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिख देता है कि इसी गुड्स की प्राइस अगर हम किसी और को सप्लाई करते तो इतना प्राइस होती। तो ये हमें पता चलता है ओपन मार्केट वैल्यू। कुछ आपको टेक्निक सीखनी होगी, बुकेश तो मैं पढ़ा दूंगा सर, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रोविजन तो आप मेरे साथ पढ़ लोगे। आप ये समझो फंसना कहाँ नहीं है, हमें कहाँ कहाँ जगह से पहचाननी है, पकड़ना है कहाँ पर कि कैसे वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपका दिमाग चलना चाहिए कि कब रूल्स अप्लाई होने वाले हैं, क्योंकि रूल्स आप लोगों को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए पहले समझ भी तो आना चाहिए कहाँ रूल्स अप्लाई होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस पकड़ते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि वो केस सिनेरियोस और एमसीक्यू बुकलेट जो है, सॉरी मॉक टेस्ट पेपर्स जो है वो करो, क्योंकि वो आपको समझ आएगा कि सर कहाँ कहाँ पर पकड़ना है हमें चीजें। ये छोटी छोटी बातें पकड़ना सीखते हो, नहीं तो नहीं, फिर नहीं सीख पाओगे। अगर सर सेक्शन 15 के हिसाब से आप ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पाए तो सरकार बोलती है फिर हम ये चेक करेंगे सर, फिर रूल्स की तरफ चल जाएंगे कि अगर बायर और सेलर रिलेटेड है, ठीक है, प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, या तो फिर नोटिफाइड सप्लाइड है। अभी अपन लिस्ट पढ़ेंगे बहुत सारी रूल्स की, तो उस केस में सर हम रूल्स में जाएंगे और रूल्स के बेसिस में वैल्यू निकालेंगे। अब कुछ बातें फटाफट ध्यान से सुनना। जब हम सेक्शन 15 के हिसाब से ट्रांजैक्शन वैल्यू लेते हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम टैक्सेस एक्सक्लूड करते हैं। टैक्सेस कौन से वाले, जीएसटी,
जीएसटी एक्सक्लूड करते हैं, फटाफट सुनते जाना, जीएसटी एक्सक्लूड करते हैं, टीसीएस एक्सक्लूड करते हैं। पर सर अगर म्युनिसिपल टैक्स हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो या इसके अलावा कोई और भी अनसन टैक्स हो, वो सब आप इंक्लूड करते हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैं एक केस सिनेरियो देखा था, उसमें एक अलग ही टाइप का टैक्स था, कुछ अलग ही टाइप का टैक्स था जो प्रैक्टिकली आप लोग सुने ही नहीं हो, आपकी जनरेशन में वो टैक्स ही नहीं है, वो आपकी जनरेशन का नहीं है, वो मेरे टाइम का टैक्स है, तो वो कुछ अलग ही टैक्स था। बट अगर कोई भी अनसेंटेड टैक्स दिखा जीएसटी के अलावा, चुपचाप ऐड कर देना, टीसीएस मत लेना, बाकी चुपचाप ऐड कर देना, कोई भी टैक्स अनसेंट दिखा तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, अगर सर कोई ऑब्लिगेशन सप्लायर का था पेमेंट करने का, बट अगर रिसिपिएंट ने वो ऑब्लिगेशन इंकर किया है, इस चीज का ध्यान रखना कि रिसिपिएंट किसके नाम से कर रहा है, ये बहुत अच्छे से ध्यान देना। आपको ये देखना पड़ेगा वहां एग्जाम में कि ऐसा लिखा हुआ है क्या कि रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर है, तो उसको वैल्यू में इंक्लूड करना। अगर लिखा हुआ है कि रिसिपिएंट अपने नाम पे पेमेंट कर रहा है, मत करना इंक्लूड, मत करना, ये फंसते हैं, गलती होती है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद सिंपल है, इंसिडेंटल एक्सपेंस बिफोर द सप्लाई, कोई भी चार्जेस हो, पैकिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, गुड्स के फ्रेट के चार्जेस, ये सब हम इंक्लूड करते हैं। मेरे को जो लगता है सबसे ज्यादा एक स्टूडेंट फंसता है वो ये इस पे, सब्सिडी पे। एकदम सिंपल रखना, इसको टू द पॉइंट बात कर रखना। सब्सिडी के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना कि क्या सब्सिडी में ये लिखा हुआ है क्या, डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। अगर लिंक टू द प्राइस है मतलब सब्सिडी का एडजस्टमेंट हो चुका है, ये समझो, लिंक टू द प्राइस लिखा हुआ है मतलब सब्सिडी का एडजस्टमेंट हो चुका है। ये नहीं लिखा है मतलब सब्सिडी का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। पहले आप ये समझो, ये सेंटेंस समझो, बाद में देखेंगे गवर्नमेंट की प्राइवेट की किसकी सब्सिडी, वो तो बात का बात है। पहले आप ये समझो, डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस लिखा है मतलब सब्सिडी का एडजस्टमेंट हो चुका है। अब बात आती है, अगर ये लाइन लिखा हुआ डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, सर वो सब्सिडी किसकी है, गवर्नमेंट की कि प्राइवेट की है। गवर्नमेंट की है, फाइन, अलाउड है, वैल्यू से डिडक्ट हो सकती है। प्राइवेट की है, वैल्यू से डिडक्ट नहीं करना। क्लियर हुआ सबको, बैठा दिमाग में, ये चीज का ध्यान रखना। डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस नहीं लिखा है क्वेश्चन में, इट मीन सब्सिडी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गवर्नमेंट की सब्सिडी है, तो चुपचाप माइनस करना, उसको याद रखना, तो माइनस करना। और अगर प्राइवेट की सब्सिडी है तो जब पहले ही माइनस नहीं हुई है तो उसको कुछ मत करना, ये ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें सब्सिडी को लेकर बहुत लोग गलतियां करते हैं, बहुत लोग। क्लियर हुआ है सबको। अगला पॉइंट, ये तो दुनिया में जन्मजात बवाल पॉइंट है, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। इसको तो स्टार करके लिख लो। जब तक कभी कोई क्वेश्चन में ये ना बताए कि सर इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, हमेशा मानना कि इसमें जीएसटी लगा हुआ है, हमेशा मानना इसमें जीएसटी लगा हुआ है। मतलब जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे एग्जांपल में बात करूं तो एक सेकंड, ठीक, अगर मैं आपसे एग्जांपल में बात करूं तो मान लो 5000 इंटरेस्ट है या लेट फी है, पेनल्टी है। अगर आपको एग्जाम में 5000 दिया हुआ है, ये मान के चलना है 5000 में जीएसटी इंक्लूडेड है, तो मान लो अगर जीएसटी का रेट मेरा 18% है तो डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 करूंगा और उसके बाद वैल्यू में ऐड करूंगा। ये गलती करोगे, ये गलतियां करते हैं लोग 5000 ऐड करके आ जाते हैं, मार्क्स कटते हैं यहाँ पर, छोटी छोटी मिस्टेक्स है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आई बात समझ। तो इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेड इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कुछ नहीं बोलेगा, हमें मानेंगे जितना अमाउंट दिया उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। खुद से बोल देगा कि जीएसटी एक्सक्लूडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, 5000 ऐड कर देना सर, उसमें कोई इशू नहीं आएगा सर। समझ आया है सबको। आगे बढ़ो। अगला एक्सक्लूशंस, कुछ चीजें हम बाहर करते हैं सर, कुछ चीजें तो हम बाहर कर देते हैं। सबसे पहला डिस्काउंट, डिस्काउंट बिफोर सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, दोनों टाइम का डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। अगर सप्लाई करने के बाद का डिस्काउंट है तो पहले ये चेक करना पड़ेगा, उसके लिए 3 कंडीशन थी, याद है क्या 3 कंडीशन है? सबसे पहला इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, कहानी याद है किसी को? फिर एग्रीमेंट होना चाहिए और आईटीसी रिवर्स होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जितने भी क्वेश्चंस जीएसटी में करवाए हैं, आपको हर बार 2 चीज मिल जाएगी, एग्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है, इनवॉइस से लिंक मिल जाएगा। ये आईटीसी रिवर्स खेल देते हैं सर, ये आईटीसी रिवर्स नहीं हुई है। अगर आईटीसी रिवर्स नहीं हुई है तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। एक खास बात है, एक सर्कुलर आया है, आप ही लोगों के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सितंबर जनवरी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एक सर्कुलर है, बट वो सर्कुलर का रिलेवेंस नहीं है क्योंकि सर्कुलर खुद डिस्प्यूटेड है। सर्कुलर ये, अभी जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उन लोगों को ये चीज बहुत प्रैक्टिकली पता है। सर्कुलर ये था कि सर हमने कोई डिस्काउंट माइनस किया,
तो हमने ये बोला था सर कि अगर कोई डिस्काउंट माइनस करते हैं तो उसकी जो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट होती है वो हमें नहीं मिलती है। फाइन, उस वैल्यू की क्रेडिट नहीं मिलती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने का मैं डिस्काउंट माइनस किया हूं, मेरे को कैसे पता चलेगा उससे रिलेटेड क्रेडिट कौन सी है, उससे रिलेटेड कौन सी क्रेडिट है, ये मेरे को कैसे पता चलेगा। तो गवर्नमेंट ने अभी ये डिस्प्यूटेड मैटर को डिस्प्यूट भी रखा। गवर्नमेंट बोलती है अभी आप एक काम करो, CA-CMA से सर्टिफिकेट ले लो, साइन करवा लो, अगर 2 लाख रुपए से ऊपर की क्रेडिट एडजस्ट हो रही है तो, और नहीं तो हमें भी तब तक नहीं पता। आपको जैसे लग रहा है आप एडजस्ट कर लो, जब तक इसके लिए कोई प्रॉपर प्रोसीजर गवर्नमेंट नहीं ले आती। ये सर्कुलर लेटेस्ट है, आप लोग के सर्कुलर में दिया हुआ है, बट एग्जाम के लिए इररिलेवेंट लगता है मेरे को, क्योंकि अभी तो डिस्प्यूटेड है। अभी आप लोग इसमें सिर्फ ये याद रख सकते हो कि डिस्काउंट से रिलेटेड जितनी प्रोपोर्शनेट क्रेडिट है, अगर वो 2 लाख रुपीज से एक्सीड करती है तो CA और CMA का सर्टिफिकेट चाहिए हमें। मेरे साथ MCQ में आ गया तो क्या कर लोगे, कम से कम MCQ साइंस में तो याद रख लो उसको। समझ आया, क्लियर हुआ। अच्छा एक और चीज, जो पहले रूल्स पढ़ने से पहले अपन ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। एक नॉन क्लेम बोनस समझते हो, नो क्लेम बोनस, सॉरी नो क्लेम बोनस, भूल गए सर। सिंपल सी बात है, साल भर मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, ठुकी नहीं एक बार भी, याद आई कहानी। तो सरकार मेरे को क्या बोलती थी, सर साल भर गाड़ी नहीं ठोके हो। तो मैं जब इंश्योरेंस कराने गया तो सामने वाला बोला भैया आपके इंश्योरेंस का 20,000 लगता है, बट साल भर में तो आपने क्लेम ही नहीं लिया गाड़ी का, तो हम आपको नो क्लेम बोनस देते हैं। मैं बोला मतलब, बोले 20% नहीं लेंगे हम आपसे। तो मतलब 20,000 वैल्यू थी, उसका 6,000 वो मेरे से नहीं ले रहा है। मतलब अब जो मैं इंश्योरेंस कराने जा रहा हूँ वो मुझसे कितना रहा है, 14,000। तो इस केस में सर जो नो क्लेम बोनस होगा उसको वैल्यू में नहीं लेना है, ये ध्यान रखेंगे। एक केस सिनेरियो में है, कौन सा वाला नंबर है याद नहीं है भाई, 35 सॉल्व कराया हूँ, याद नहीं है, पर एक केस सिनेरियो में नो क्लेम बोनस नहीं लेंगे हम। हरी बात समझ बैठा दिमाग में। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, मेरे को जो पर्सनली लगती है दैट इज वेरी नाइस, अगर आप ये कर सको तो। ये चार्ट बुक आपके पास 79 पेजेस की है। एक काम करो, इसमें ना कुछ पेजेस अपने पास ऐड कर लो, ठीक है। और हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर है उसके क्रक्स पता होना चाहिए हमें, क्या ट्रीटमेंट करना है। जैसे नो क्लेम बोनस वैल्यू में नहीं आएगा, एकदम शॉर्ट में नो क्लेम बोनस वैल्यू में नहीं आएगा, ठीक है। डिस्काउंट से रिलेटेड क्रेडिट जो है, CA-CMA का सर्टिफिकेट लगेगा 2 लाख से ऊपर है तो। ऐसे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, जो सर्कुलर से, क्योंकि सर्कुलर से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है सर्कुलर से क्वेश्चन नहीं आते सर, सर्कुलर से क्वेश्चन आते हैं। उससे क्या होगा, आखिरी दिन बुक वगैरह कुछ खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब चीजें आपके पास एक ही जगह एक साइड रहेगी। तो आखिरी दिन उत्तर में खत्म कर लोगे, क्योंकि आपके पास है तो 1.5 डेज ही ना, कोई 15-20 दिन तो नहीं है कि GST आराम से पढ़ लेंगे हम। तो ये करना चाहिए आप लोगों को, तो इससे बहुत अच्छी रहेगी, एक ही जगह सब चीजें रहेगी तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा सर। आई बात समझ, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं वैल्यूएशन रूल्स में। वैल्यूएशन रूल्स ये तो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊं थोड़े अच्छे खासे ही इंपॉर्टेंट है, थोड़े अच्छे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनता है वैल्यूएशन रूल्स, बड़े क्वेश्चंस में पूछता है सर। चालू करते हैं रूल 27 से। रूल 27 बोलता है सर, क्या सामने वाला कंसिडरेशन पूरा मनी पे दे रहा है। मैं बोला नहीं यार मनी पे नहीं है, हो सकता है सामने वाला पूरा मनी पे दे, हो सकता है मनी पे ना दे, हो सकता है मनी के साथ गुड्स दे, वो आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो सर अगर अगर आपके पास पूरा कंसिडरेशन मनी के फॉर्म में नहीं है तो आप सेक्शन 15 के साथ साथ रूल्स में भी आते हो, और रूल 27 ये बोलता है सर सबसे पहले क्या चेक करो, ओपन मार्केट वैल्यू। क्या होता है ओपन मार्केट वैल्यू, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बहुत ही वाहियात आंसर था, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई बच्चा भी दे देगा। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब जो मार्केट में वैल्यू चल रही है, ये नहीं है आंसर। समझो समझो, घुमाए गए सब वर्ड्स में। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब उसी टाइम पीरियड पे जो गुड्स अगर वही वाला सेल हो रहा है तो क्या वैल्यू पे चल रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नीचे सेम लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर आपको मान लो क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश किया तो आपको पता होना चाहिए ओपन मार्केट वैल्यू मतलब सेम टाइम, सेम टाइम मतलब ओपन मार्केट वैल्यू होता है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी उसके बाद आता है। आप समझो एग्जाम में दोनों दे दिया तो क्या करें फिर अपन, अरे बताओ, दोनों दे दिया तो क्या करेंगे अपन। फर्स्ट प्रायोरिटी ओपन मार्केट वैल्यू, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सर फिर जितना अमाउंट वो कंसिडरेशन का चार्ज कर रहा है या फिर कुछ मनी के सेंस में अगर वो प्रोवाइड कर रहा होगा तो सर सारी बात समझ, लाइक काइंड एंड क्वालिटी में चल जाएंगे सर। अगर कंसिडरेशन समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर
सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, सेम टाइम पीरियड में जितने में वैल्यू में वो गुड्स जा रहे हैं सर, वो नहीं मिला तो सर आप ये चेक करना क्या वो आदमी कुछ पैसे में एंड कुछ काइंड पे दे रहा है, तो क्या काइंड वाले की भी वैल्यू पता चल सकती है तो वो ले लो। वो भी नहीं पता चल रही है तो सेम लाइक एंड काइंड एंड क्वालिटी में चल जाओ। वो भी नहीं पता चल रही है तो रूल 30 और 31 में चले जाओ। और 30 31 तो बहुत आगे की कहानी है सर। 30 बोलता है सर कि जितनी भी कॉस्ट है उसका 10% ऐड कर लो या 110% ऑफ कॉस्ट बोल लो। 31 तो रेसिडुअल वैल्यू है, रेसिडुअल मेथड जो चाहे आप अप्लाई कर सकते हो। समझ आई बात। मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे, जितने भी क्वेश्चंस देखे जहां पर वो फंसाता है 30 31 में जाके नहीं फंसाता, वहां पर कोई नहीं फंसता, वहां कोई फंसेगा ही नहीं। कैसे फंसेगा, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एग्जाम में ये पहचान में आनी चाहिए ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है, लाइक काइंड और क्वालिटी की क्या बात होती है। ओपन मार्केट वैल्यू सेम टाइम, याद रखना सेम टाइम, ये वर्ड छोटा नहीं है, सेम टाइम है। तो अगर मैंने अगस्त में किसी को सप्लाई किया और अगस्त में ही उस समय की ही कोई वैल्यू दी जा रही है तो वो सेम टाइम की है, तो मतलब वो ओपन मार्केट वैल्यू है। ओपन मार्केट वैल्यू कभी एग्जाम में क्वेश्चन में ये नहीं लिखता कि ये ओपन मार्केट वैल्यू है, ये लिख देगा तो मेरे को पहचान नहीं आ जाएगा ये ओपन मार्केट वैल्यू है। आपको समझना पड़ता है ये ओपन मार्केट वैल्यू है। क्वेश्चन करेंगे आपको समझ भी आएगा। समझ आई कहानी, बैठा दिमाग में। रूल 27 समझ आया सर, समझ आया ना सबको। आगे बढ़ते हैं रूल 28 में। ठीक, ये बोलता है सर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन की कहानी है सर, अदर देन एजेंट। एजेंट के लिए तो अलग ही है सर, एजेंट के लिए हम अलग से पढ़ते हैं सर। ठीक है, तो सर कार ने बोला सर उस केस में भी सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू चल जाओ, फिर सेम लाइक एंड काइंड एंड क्वालिटी, फिर रूल 30 और 31 में चल जाओ। पर इसमें ये वाला पॉइंट आता है एग्जाम में, एग्जाम में ये वाला पॉइंट पूछते हैं, एग्जाम में ये वाला पॉइंट पूछते हैं, ये वाला पॉइंट पूछते हैं और नीचे ये वाला पॉइंट आता है। ये दो सबसे ज्यादा आते हैं सर। कि सर मान लो कोई अगर डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पर्सन है, मैंने उसको अगर सप्लाई किया है सर, तो वो हमें ऑप्शन देते हैं सर। आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। मैं अगर किसी को सप्लाई कर रहा हूँ, वो मेरा रिलेटेड और डिस्टिंक्ट नहीं है, तो सरकार बोलती है आपके पास दो ऑप्शन है। पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू और वो सब कहानी होती है, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आपने जिसको सप्लाई किया, एकदम सिंपल समझते हैं। अरम इंस्टीट्यूट रायपुर में, अरम इंस्टीट्यूट मुंबई में। अरम इंस्टीट्यूट मुंबई कस्टमर को अगर सेल कर रही है तो सरकार बोलती है जितने में वो कस्टमर को सेल कर रही है उसका 90% आप वैल्यू ले सकते हो, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। प्रोवाइडेड वो कस्टमर जो मुंबई वाला है, मतलब जो मुंबई वाली अरम इंस्टीट्यूट है, वो जो कस्टमर को दे रही है वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हुआ सबको, बैठा दिमाग में। ये एक हमारे पास ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन है, सरकार ने मुझे बोला कि अगर अरम इंस्टीट्यूट रायपुर अरम इंस्टीट्यूट मुंबई को कोई चीज सप्लाई कर रही है और अरम इंस्टीट्यूट मुंबई उस चीज की क्रेडिट लेने वाली है, तो जितने का बिल बना है ना सर, उतनी वैल्यू को भी आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो क्रेडिट लेने वाली हो। अगर क्रेडिट लेने वाली होगी, नहीं होगी तो फिर आप वो वैल्यू नहीं ले पाओगे। ये दो बातें ध्यान रखना, यही दो आती है एग्जाम में, ऊपर का नहीं आता, यही दो आती है। कि सर अगर आप किसी रिलेटेड पर्सन को सप्लाई करो, रिलेटेड पर्सन आगे कस्टमर को बेच रहा है, तो सर अगर कस्टमर अनरिलेटेड है तो 90% जितना भी वैल्यू वो कस्टमर को बेचा है उसका 90% आप ले सकते हो, ऑप्शन। पर अगर सर आपने किसी रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर किया और रिलेटेड पर्सन बोलता है मैं तो क्रेडिट लूंगा इसकी, तो फिर सर आप जितने में वैल्यू में इनवॉइस बना के दियो ना सर, वही वैल्यू मान ली जाएगी सर। समझ आई बात। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये दो मिलेंगे, बहुत मिलेंगे केस सिनेरियो में, ये तो बहुत मिलेंगे। क्लियर। यहां पर बढ़ूंगा आगे इससे। अगला है रूल 29, सप्लाई मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट। अब यहाँ एजेंट की कहानी है, तो एजेंट में तो सरकार ने बोला भैया इट्स योर चॉइस। हम एजेंट के केस में तो आपको ऑप्शन दे देते हैं सर, बहुत अच्छा ऑप्शन है सर। ठीक है, सबसे पहला ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। आपने अपने एजेंट को सप्लाई किया है, तो सर एजेंट को सप्लाई किया है तो आप ओपन मार्केट वैल्यू। अच्छा, एजेंट के केस में मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, मेरे को नहीं पता आप लोग कितना कनेक्ट करते हो, बट ये चीज समझना, एजेंट के केस में हमें शेड्यूल 1 भी सोचना होता है। एजेंट के केस में शेड्यूल 1 भी सोचना होता है। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का सप्लाई, उसको सप्लाई मानना है कि नहीं मानना है, पहले ये तो सोचो, फिर ये सब सोचोगे ना रूल्स। पहले वही दोनों के बीच में सप्लाई नहीं हुआ तो फिर ये पढ़ोगे ही क्यों। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये ढूंढना कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, एजेंट जो बिल बना के दे रहा है वो अपने नाम से दे रहा है कि प्रिंसिपल के नाम से दे रहा है। अगर प्रिंसिपल के नाम से दे रहा है तो सप्लाई नहीं है, पढ़ी क्यों रहे हो फिर आगे। सर अगर वो अपने नाम से आगे सप्लाई कर रहे हैं तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ये सप्लाई है, और अगर ये सप्लाई है तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वैल्यूज के लिए मैं मुझे रूल 29 में जाना पड़ेगा। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ो जीएसटी, तभी मजा आएगा सर, नहीं तो दिक्कत होगी। इंडिविजुअल चैप्टर वाइज मत पढ़ो उसको, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ो, क्योंकि वही आपको काम आएगा।
आ रही बात समझ? तो सबसे पहला ऑप्शन तो गवर्नमेंट ने बोला सर आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, वो बहुत सिंपल है सर। या फिर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है? एजेंट। एजेंट जो कस्टमर को चार्ज कर रहा है उसका 90% आप वैल्यू का ले सकते हो सर। आ रही बात समझ? और नहीं तो फिर रूल 30-31 जिंदा है सर, वो तो लास्ट ऑप्शन नहीं सर आपके पास, वो वहां तो आप जा ही सकते हो सर। आ रही बात समझ? एग्जाम में यही आता है, एग्जाम में यही आता है, नीचे नहीं आता। रूल 30-31 तक वो आपको लेके ही नहीं जाते, बहुत रेयरेस्ट लेके जाते, क्योंकि उनको इन्हीं में मजा आ रहा है। वो क्यों ले जाए रूल 30-31? 30-31 तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। वो मेरे को कॉस्ट दे देगा, उसका 110% कर दूंगा मैं, खत्म, मिनट में आंसर आएगा। वो आपको इसी के साथ खेलते। आ रही बात समझ? अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, ओपन मार्केट वैल्यू और 90% दोनों में विच एवर इज हायर कि लोअर? क्वेश्चन क्या पूछा समझ आया ना? मान लो क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है, ओपन मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, 90% भी दिया हुआ है, क्या करें? पहली प्रायोरिटी ओपन मार्केट वैल्यू, सेकेंड प्रायोरिटी 90%। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, फंसना मत इन चीजों पे। ठीक है, चलो तो ये 30 तो रूल 30 तो क्लियर है ना सबको? 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्विजिशन या परचेज और प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बहुत डैम इजी है, सिंपल, जो भी आपको देगा। 31 रेसिडियल है, ये तो निहायती बकवास। आप चाहो तो 30 के बदले 31 भी पहले अडॉप्ट कर सकते हो, ये टाइम पास है। मेरे को 31 तो टाइम पास ही लगता है एग्जाम के लिए। आते हैं सर 31A में, ये थोड़ा काम का सर, क्योंकि लॉटरी वगैरह की बात है सर। लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेस, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में और कौन सा बच गया? वेरी गुड, ऑनलाइन मनी गेमिंग पढ़ के तो आए। लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, कसीनो, याद आया? एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज तो एक्शनेबल क्लेम बाहर है सर शेड्यूल 3 से। ठीक है, तो इन्होंने बोला सर लॉटरी है, तो लॉटरी के केस में सर 100/128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट। फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में देता है, इसकी टेंशन कभी नहीं लेना, क्वेश्चन में फेस वैल्यू देगा आपको, फेस वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाय 128 कर लेना, या फिर 100/128 ऑफ द प्राइस एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। दोनों में विच एवर इज हायर, गवर्नमेंट हमसे ज्यादा लेगी, कम नहीं लेगी, तो गवर्नमेंट हमेशा वैल्यू ज्यादा करवाएगी, कम कैसे करवाएगी गवर्नमेंट, हमेशा याद रखना ये चीज का। ठीक है, actionable in claim in the form of winning in bet reel, gambling, horse race in a race club, 100% of the face value of the bet or the amount paid into the total stake। कितना आप पे करते हो, या तो 100% ऑफ द फेस वैल्यू, दोनों में विच एवर इज हायर। लोअर कुछ नहीं होने वाला है सर, लोअर तो होगा ही नहीं सर। और अगर ऑर्गेनाइज कर रहा है स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑर्गेनाइज करता है तो कंडक्ट द लॉटरी एदर विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, ये हमारे काम का नहीं है। क्लियर हुआ ये सबको? मेरे हिसाब से रूल 31 भी थोड़ा सा याद रखना, मुझे ये थोड़ा सा पसंद है, कारण ये बहुत लेटेस्ट है 31 भी, थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। लॉटरी वगैरह के क्वेश्चन जन्मों से आए, मेरे टाइम में भी आता था लॉटरी का क्वेश्चन। ये ऑनलाइन मनी गेमिंग ना, ये बाद में ऐड हुआ है, ये बाद में आया है, ये फाइनेंस एक्ट 23 से आया है। आप लोग 24 पढ़े हो, 25 आपके बाद वाले पढ़ेंगे, 23 में आया था सर ऑनलाइन गेमिंग्स। इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग्स की वैल्यू निकालने का कोई तरीका ही नहीं था, कुछ रूल्स ही नहीं थे सर। आप देखो ना 31A था, उसके बाद B आया है ना, और उसके बाद C आया है कसिनो, ये सब नहीं थे पहले। मेरे हिसाब से एज सच ये दो आपको एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखना चाहिए, ये बाद के एडिशन से सर। ठीक है, तो वैल्यू सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, तो सरकार बोली सर कितना अमाउंट आप पे कर रहे हो, या फिर पेबल हो, या फिर डिपॉजिटेड विद द सप्लायर। तीन चीजें, कितना आप पे करते हो, कितना पेबल है, या कितना आप डिपॉजिट करते हो, चाहे पैसे के फॉर्म में हो चाहे मनी वर्थ हो, या मतलब कोई भी ऐसी चीज सोना चांदी कुछ भी रखवा लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह जो भी जानते हो आप, वर्चुअल डिजिटल एसेट बाय जो खेल रहा है, या फिर उसके बिहाफ में कोई और। क्या बोला, समझ आया? मैं खेल रहा हूं ड्रीम 11, या तो मैं, या तो मेरे बिहाफ में मेरा भाई, या फैमिली में कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एनी अमाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो ध्यान रखना,
एनी अमाउंट रिटर्न रिफंडेड टू प्लेयर इंक्लूडिंग प्लेयर नॉट यूजिंग द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड। क्योंकि हो सकता है ड्रीम 11 में अकाउंट में मैं 100 रुपए डालू बट खेले 10 ही रुपए का सट्टा, मेरी चॉइस ना, जबरदस्ती ऐसा थोड़ी कि 100 रुपए का ही लगाना पड़ेगा मेरे को, मैं 10 रुपए का लगाया, ठीक है। टू प्लेयर इंक्लूडिंग प्लेयर नॉट यूजिंग द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एन इवेंट शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डिडक्ट मत करना, मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर गड़बड़ कर जाओगे क्योंकि वो आपको जानबूझ के देंगे सर। कि एक आदमी था जो ड्रीम 11 में 1000 रुपए लगाया, ठीक है, उस 1000 रुपए में उसने 100 रुपए का ही बैटिंग खेला, एग्जाम्पल है, 100 रुपए का ही बैटिंग खेला, अभी भी उसके अकाउंट में 900 रुपए पड़ा हुआ है। हमारे लिए वैल्यू कितनी है? 900, 100 की 1000, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो यूज करे ना करे, वो मत करे यूज, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वैल्यू 1000 है। आई बात समझ, ये दिमाग में बैठाना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक। दूसरा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन केस ऑफ कसिनो। सबसे पहले देखो, टोटल अमाउंट पेड और पेबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर फॉर परचेज ऑफ टोकन चिप्स एक्सेट्रा फॉर द यूज इन कसिनो, या फिर पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट, ठीक, इंक्लूडिंग गेम स्कीम इन द कसिनो इन केसेस वेयर द टोकन चिप्स आर नॉट रिक्वायर्ड। कुछ केसेस जहां पर टोकन चिप्स के बिना भी काम हो जाता है, कसिनो में ये सब चलता है। बट एक बात ध्यान रखना, जो ऊपर जैसी सिमिलर दी हुई है कि सर अगर आपने कोई कसिनो में टोकन चिप्स अपने पास रख लिया, रिटर्न कर लिया, तो उसको माइनस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्रिस्टल क्लियर, पक्का? अब 1 मिनट के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ नोट करो, थोड़ा सा चीज इंपॉर्टेंट है सर। ये जो फॉरेन करेंसी वाला केस है ना सर, फॉरेन करेंसी में वी हैव 2 ऑप्शंस, 32(1)A, 32(1)B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको जिंदगी में कभी कोई सेक्शंस के लिए जनरली नहीं बोलता हूँ कि सेक्शंस करो, इसमें करो, क्योंकि दिक्कत ये है, आपको एग्जाम में बोलता है कंप्यूट द वैल्यू इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज पर सेक्शन 32(1)A। अबे तो पहले पता तो होना चाहिए 32(1)A कौन सा है और B कौन सा है। सर ये वाला जो फर्स्ट मेथड है ये A है, और ये जो सेकंड मेथड है ये B है। ये एक लौता केस जहां पर मैं आपको ओपन बोल रहा हूँ, सेक्शन याद होना चाहिए, फंस जाओगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन में तो बोल देता है 32(1)A। अब एक स्टूडेंट को तो सेक्शन पता होगा तब तो वो 1A के हिसाब से निकाल पाएगा, नहीं तो कैसे निकालेगा, वो उसको निकाल ही नहीं पाएगा। तो ये एक लौती जगह जहां सेक्शन याद रखना, 32(1)A, 32(1)B, A and B। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बताया ही नहीं कौन से निकालना है, तो दोनों निकालना है। ये चमत्कार है, बोल दिया तो 1A, नहीं बोला B, मतलब B बोल दिया B बट नहीं बोला दोनों। तो इस चीज के लिए तैयार रहना, इस चीज के लिए तैयार रहना, ठीक है, तैयार रहना, एकदम तैयार रहना इस चीज के लिए। तो देखो सर, अगर परचेज या सेल ऑफ फॉरेन करेंसी कर रहे हो तो फर्स्ट मेथड तो बहुत सिंपल है सर, बहुत ही ज्यादा सिंपल है सर। इन्होंने बोला सर किस रेट में आप डॉलर बाय करते हो, आप जिस भी रेट में डॉलर बाय करते हो, हम आरबीआई का रेफरेंस रेट देखेंगे उस टाइम का। तो हमारे पास आपका रेट और आरबीआई का रेट रहेगा, डिफरेंस रहेगा, बाइंग और सेलिंग का केस रहेगा, हम माइनस करेंगे और उसके बाद इनटू जितने भी आपने डॉलर एक्सचेंज किए हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, इसका भी अपन क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा सर। एकदम सिंपल, आप समझ लो, मान लो मैंने डॉलर बाय किया 74 में, एक एग्जांपल है, डॉलर बाय किया 74 में और आरबीआई का रेट चल रहा है 73, तो 74 माइनस 73, 1 इंटू कितने डॉलर है, 1000 डॉलर है तो इंटू 1000। सारी बात समझ क्लियर हुआ? ये पहला केस, ये पहला। दूसरा, इफ नो आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल, अगर आपके पास आरबीआई का रेफरेंस रेट है ही नहीं उस टाइम पीरियड में, हो सकता है कोई सिचुएशन हो जहां पर आपके पास आरबीआई का रेफरेंस रेट ना हो। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है तो सरकार बोलती है 1% ऑफ द INR रिसीव्ड या प्रोवाइडेड। मैं बोला नहीं समझा। सरकार बोली तू कितने डॉलर खरीदने गया था, मैं बोला मैं 1000 डॉलर खरीदने गया था। सरकार बोली कितने में खरीदा, मैं बोला 74 में। तो सरकार बोली तेरे को नहीं लगता 74,000 रुपीज तूने दिया होगा, मैं बोला ऑब्वियसली मैंने 74,000 दिया है। सरकार बोली वही 74,000 इंटू 1। मैं बोला यहाँ पर 73 से माइनस नहीं कराओगे, बोले तू ही तो बोल रहा है कि आरबीआई का रेट तेरे पास नहीं है। अगर आरबीआई का रेट होता तो वो तो पहले में ही निकाल लेते हम, तेरे पास आरबीआई का रेट नहीं था इसलिए 74,000 इंटू 1%। बात समझ आई?
क्लियर हुआ? पक्का? आगे बढ़ते हैं। इफ द करेंसी एक्सचेंज आर नॉट इन INR, एक आदमी डॉलर से यूरो कन्वर्ट कर रहा है, तो रुपए तो हुआ ही नहीं सर, रुपए तो बीच में ही नहीं आया सर। द वैल्यू शेल बी लेसर ऑफ द टू अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, यूरो को भी रुपए में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे और दोनों में सबसे लेस अमाउंट लेंगे सर हम वैल्यू में। क्या बोला, समझ आया? एकदम सिंपल। एक आदमी डॉलर को यूरो में कन्वर्ट कर रहा है तो इंडियन रुपी तो आया ही नहीं बीच में। सरकार बोली कोई बात नहीं, एक काम कर, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर दे, यूरो को भी रुपए में कन्वर्ट कर दे, दोनों में से देख ले जिसकी अमाउंट लेस आएगी वो वाली तेरी वैल्यू रहेगी सर। क्लियर हुआ ये सबको? ये पहली कहानी थी, ये पहला मेथड था, ये पहला मेथड। एक बात याद रखना, मेनी टाइम्स क्वेश्चंस में ही बताता ही नहीं कौन सा मेथड यूज करना है। यू नीड टू बी डैम स्मार्ट, देख के समझ आना चाहिए कौन सा मेथड। कैसे समझोगे? एग्जैक्टली आरबीआई का रेट देगा या आरबीआई के रेफरेंस ऐसा लिखेगा, आरबीआई रेट नॉट अवेलेबल, या आरबीआई का रेट देगा, समझ जाना चुपचाप 31A है सर, सॉरी 32(1)A है सर। और अगर आरबीआई से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं कर रहे हो तो फिर नीचे आ जाओ सर। फिर ये तरीका है हमारा कि अगर सर 1 लाख रुपीस तक हमने अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो सर 1% और 250 दोनों में whichever is higher। 1% किसका? ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, ठीक है, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, जितने की आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो उसका 1% ग्रॉस, नेट वेट मत कर देना, ग्रॉस, ग्रॉस याद रखना। सर 1 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक गया तो 1000 प्लस 0.5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज। और अगर सर 10 लाख से ऊपर चले गए तो 5500 प्लस 0.1%, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना जाएगा? 60,000। मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक में कराया ना, उसमें मेरे को अभी भी याद है एक क्वेश्चन था जिसमें ये 60,000 नहीं 65,000 तक जा रहा था, तो वहां पर गड़बड़ किए थे आप लोग सॉल्व करते टाइम, आप लोग 65,000 वैल्यू ले लिए थे। यहाँ पर मैक्सिमम 60, मतलब 60 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, 60 से ऊपर जा ही नहीं सकता, ये ब्लड में बैठा लो बात, 60 से ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक है, ध्यान रखना सर। ये बहुत ईजी है, ये अगर एग्जाम में आया तो नाचना सर। सर अगर डोमेस्टिक बुकिंग है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5% ऑफ द बेसिक फेयर। आपको इसमें कैसे कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में पता है? वो जानबूझ के क्या करते हैं, बेसिक फेयर, फिर आपको कुछ कमीशन देते हैं, फिर टैक्सेस देते हैं, सब चीजें लंदर पंदर कहानी देते हैं। हमारे लिए बेसिक फेयर मतलब है सिर्फ बेसिक फेयर देना, डोमेस्टिक तो 5%, इंटरनेशनल रहा तो 10%, खत्म। लाइफ इंश्योरेंस इसमें बहुत घुमाते हैं, इसमें गजब घुमाते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। आपको लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर। आप पहले ऐसे देखना सर, कोई आदमी जब आप किसी को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है तो क्या पॉलिसी बेचते टाइम ही बता दिया कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट है कि नहीं है? ये देखना, क्वेश्चन में देता है सर, बताता है कि सर सामने वाले ने जब पॉलिसी बेचा तो बेचते टाइम ही बता दिया कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है। अगर ऐसा बताया तो सरकार बोलती है एक काम करो, क्या वो आदमी ये बता रहा है कि जितने की पॉलिसी उसमें से इन्वेस्टमेंट बेनिफिट का कितना अमाउंट है? मैं तो प्रीमियम दूंगा ना, तो जितना भी है उसमें से क्या इन्वेस्टमेंट का कितना पार्ट है ये बता रहा है। अगर उसने स्पेसिफिक बता दिया तो सर जो पॉलिसी का ग्रॉस अमाउंट है लेस इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है, अगर उसने इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट सामने से बताया तो नहीं बताएगा तो मैं कैसे निकालूंगा? नहीं बताया तो सरकार बोली फिर तो छोड़ ही दो। नहीं बताया तो एक बात बताओ, तुम एक बार में जिंदगी भर के लिए पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हो, अगर वन टाइम में पे कर लेते हो तो सरकार बोली सर उस केस में आ गया 10%। और अगर तुम्हारी पॉलिसी ऐसी जिसमें तुम हर साल प्रीमियम पे करोगे हर साल, तो सरकार बोली फिर उस केस में 25% फर्स्ट ईयर में और सर 12.5% आगे के सब्सिक्वेंट ईयर्स में सर। आ रही बात समझ? और अगर कोई ऐसी पॉलिसी जो सिर्फ रिस्क को कवर करती है, सिर्फ रिस्क, उसके अलावा कुछ और कवर नहीं करती है, तो सरकार बोली जितना भी आप प्रीमियम पे करते हो वही पॉलिसी की वैल्यू है। क्या बोला, समझ आया? तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको ऐसे नोट करो सर, ऐसे मतलब लिख लो कहीं पर भी, यहां से यहां तक जो है ना, ये वो पार्ट है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क दोनों है, उसके लिए वैल्यू निकालने का तरीका है। और जो लास्ट वाला पार्ट है ना वो सिर्फ रिस्क के लिए।
आपको पता तो होना चाहिए ना, आखिरी दिन चार्ट में पढ़ोगे तो कि कौन सा पार्ट किसके लिए था। एकदम सिंपल, यहां से यहां तक जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी है प्लस रिस्क वाली पॉलिसी, दोनों मिला के वो जो पॉलिसी बनती है उसके लिए, और जो लास्ट में लिखा हुआ है ना वो सिर्फ रिस्क वाले के लिए सर। क्लियर? पक्का? बढ़ू आगे? ठीक, चलो देखो, बाइंग और सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। आप लोग खुश नसीब हो जो अभी आप लोगों के अटेम्प्ट में वो सेकेंड हैंड गुड्स पे जो लोचा लपाचा की ना निर्मला सीतारमन ने, अभी आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो, अभी आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो सेकेंड हैंड गुड्स में बवाल की है। मतलब नेक्स्ट अपकमिंग स्टूडेंट्स जो रहेंगे उनके लिए एप्लीकेबल है, आप लोग के लिए नहीं। आप लोग के लिए जो पुरानी कहानी है वही चल रही है सर। ये वैल्यू सिंपल सी बात है सर, आपने कितने में बेचा, कितने में खरीदा। अगर पॉजिटिव आया तो जीएसटी की बात है, वैल्यू मानी जाएगी। नेगेटिव आया तो इग्नोर कर दो, खत्म है जीएसटी की कहानी। खास बात ये है, इन लोग इतने स्मार्ट है कि सर जानबूझ के कई बार क्वेश्चंस में नेगेटिव देते हैं और स्टूडेंट नेगेटिव में भी जीएसटी लगा के आता है। सीरियसली होती है गलती। अरे भाई एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, वहां बैठ के ना आदमी फटी पड़ी में हर चीज में जीएसटी लगाता है, ठीक है, वो अलग कंसेप्ट होता है वहां का। ठीक, परचेज वैल्यू ऑफ द गुड्स रीपर्चेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड बोरोअर। ये समझते हो, बैंक वाले ने किसी को सर गाड़ी ईएमआई पे दिलवाई, वो ईएमआई नहीं पटा पाया, उसकी गाड़ी खींच के लाए। ये समझते हो कि नहीं, खींची हुई गाड़ी कभी सुने हो कि नहीं? ये तो सुने होगे यार, कार वगैरह लोग लेते हैं। मैं कार की बात कर रहा हूँ, अभी नीचे में नहीं जाते अपन, कार की बात है। सरकार कई लोग लेते हैं लोन ईएमआई पे, 2-3 इंस्टॉलमेंट नहीं पटा पाए तो शोरूम वाला बैंक वाला उसको नोटिस भेजता है, 3 नोटिस भेजता है, उसके बाद गाड़ी खींच देता है। पता है कि नहीं? तो सर अगर गाड़ी खींची हुई है तो सर अगर ये अनरजिस्टर्ड बोरोअर है, अनरजिस्टर्ड बोरोअर मतलब जिसकी गाड़ी खींच रहे हो वो आदमी अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में सर कितने में आपने गाड़ी खरीदी थी, परचेस प्राइस लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ टिल दैट, कब, जब से वो परचेस किया है तब से लेके उससे गाड़ी वापस लेके आए। प्यार से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ पता है? एकदम सिंपल सी बात है। मान लो गाड़ी 10 लाख की है, एक एग्जाम्पल, गाड़ी 10 लाख की है और सामने वाले ने मान लो 1 साल यूज कर लिया। 1 साल मतलब कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर यूज कर लिया, 4 क्वार्टर इंटू 5 किए तो कितना आ गया? 20%। तो सर 10 लाख की गाड़ी 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गाड़ी को यूज कर चुका है। तो सरकार बोली इस 20% में हम जीएसटी की बात तो कर भी नहीं रहे, छोड़ दो इसको। बचा गाड़ी की वैल्यू कितनी? 8 लाख। कल के दिन बैंक तो इसको निकालेगा ना, नीलामी तो करेगा सर बैंक। तो सर ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने बोला वैल्यू हम कितनी ले लेंगे? 8 लाख रुपीज। क्लियर हुआ? सबको बैठा दिमाग में? पक्का? आगे बढ़ते हैं। कूपन वाउचर का केस आई पर्सनली थिंक ये बहुत सिंपल है सर, ठीक है। जिस वैल्यू पे कूपन्स रिडीमेबल है, ठीक है, वही उसकी वैल्यू ली जाती है। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल वैल्यू, ठीक है। ये छोड़ सकते हो आप, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है, छोटा सा है पर साला इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट क्यों है पता है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब प्योर एजेंट कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्या नहीं लेना है। प्योर एजेंट कोई सर्विसेज प्रोवाइड, प्योर एजेंट मतलब पता है, ऐसा कोई भी पर्सन जो आपके बिहाफ में गुड्स या सर्विसेज पे डील करता है, आपसे सिर्फ वही चार्जेस लेता है जो गुड्स एंड सर्विसेज के, अलग से खुद से कोई चार्जेस इंकर नहीं करता, खुद से कोई पेमेंट नहीं करता, अपने नाम पे काम नहीं करता। प्योर एजेंट की डेफिनेशन दी हुई है, याद है वो डेफिनेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि सर अपने नाम पे काम नहीं करता, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के वही चार्जेस लेता है जो उसको आगे पेमेंट करना है, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लेता। तो अगर वो कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो वो प्योर एजेंट है। और अगर प्योर एजेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज नहीं आएगी प्योर एजेंट की सर्विसेज में, वो इंपॉर्टेंट है इसमें। कि सर प्योर एजेंट, जैसे अपन एक क्वेश्चन करेंगे आज, तो वो एक क्वेश्चन बहुत, मैं तो बोलता हूँ वो क्वेश्चन अल्टीमेट है, मींस दैट क्वेश्चन इज द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो प्योर एजेंट का। अपन करेंगे जिसमें एक एजेंट था जिसने बोला भाई तेरा माल कस्टम से आ रहा है, तेरा माल कस्टम से आने से लेके, कस्टम ड्यूटी पे करने से लेके, उसको छोड़वाने से लेके तेरे गोडाउन तक छोड़ने तक की मेरी जिम्मेदारी, पर मैं तेरे से उसका कमीशन लूंगा, मैं उससे कमीशन लूंगा, पर जितने चार्जेस रहेंगे मैं सब तेरे को तेरे बदले पे कर दूंगा, तू मुझे वापस कर देना। कस्टम ड्यूटी मैं तेरे बदले पे कर दूंगा, डॉक चार्जेस होंगे, वहां पर जो भी चार्जेस लगेंगे सब मैं पे कर दूंगा, पर जो मेरा क्या बोलते हैं ये प्योर एजेंट का मैंने काम किया है वो उसका चार्जेस तो मुझे दे देना।
तो वो वाला जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो अल्टीमेट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से प्योर एजेंट का, तो उसको देख के ही जाना चाहिए सर। तो सर प्योर एजेंट की सर्विसेज में जब हम वैल्यू निकालने जाते हैं तो सर कॉस्ट इंकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ रिसिपिएंट शैल बी एक्सक्लूडेड। ऐसा कोई भी खर्चा, अगर कोई ऐसा आदमी, मैं सब मान लो मैं प्योर एजेंट, मैं सप्लायर हूं, मैं आप लोगों को सर्विसेज दे रहा हूं, ठीक, तो मैं अगर कोई ऐसा खर्चा कर रहा हूं जो एज अ प्योर एजेंट कर रहा हूं, जिसके लिए आप लोग कल के दिन मुझे ये पैसा वापस कर दोगे सर, वो वैल्यू में नहीं आएगा। तो एग्जाम में आपका ये दिमाग दौड़ना चाहिए, क्या ये खर्चा रीइंबर्स हो रहा है कि नहीं, कि एजेंट अपनी जेब से कर रहा है, जेब से करेगा वैल्यू में आएगा, एकदम ट्रक्स में याद रखो, जेब से करेगा आएगा, वो उससे ले रीइंबर्स हो जा रहा है नहीं आएगा। क्वेश्चन में आपको यह समझना होगा कि कहां तक के खर्चे वो रीइंबर्स कर रहे हैं। इसके तो बहुत एग्जांपल्स हैं, मतलब ना मैं बता रहा हूं, एक आप लोग ऑडिट में जाते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप ही लोग हो प्योर एजेंट के, दुनिया के सबसे बड़े एग्जांपल। क्योंकि कई बार आप लोग ऐसा करते हो, मेरे को जो लगता है, मैंने भी देखा है कि कई बार आप क्लाइंट के बिहाफ में टैक्स पे कर देते हो, क्लाइंट बोलता है यार अभी पे कर दे, मैं तेरे को रिफंड कर दूंगा, मतलब रीइंबर्स कर दूंगा जो भी टैक्स वगैरह पे करने का रहता है। जीएसटी में तो ज्यादातर यही होता है, क्योंकि हम रिटर्न डालते हैं, क्लाइंट अपना बिजनेस कर रहा है, वो रोज दिन आपके पीछे नहीं रहेगा, ना आप उसके रोज दिन पीछे जाते हो। आप क्या करते हो, एक साथ लमसम बिल बना देते हो और बता देते हो भैया ये मैं आपका जीएसटी पे किया था, इसका ये चार्जेस वगैरह था, मेरा चार्जेस ये है, मेरा चार्जेस ये है। तो वो वही बोल रहे हैं सर, जो आपको वो रीइंबर्स कर देता है वो प्योर एजेंट की वैल्यू में नहीं आएगा, जो प्योर एजेंट खुद इंकर करता है वो वैल्यू में आएगा। क्लियर हुई बात, बैठा दिमाग में? पहले अभी तो अपन रिवाइज कर रहे नहीं, तो सोचो इस मैटर पे कितनी, इस बात पे कितनी लड़ाइयां हो सकती, क्योंकि आप लोग ऑडिट पे भी तो जाते हो, तो ऑडिट पे जाते हो तो खर्चे लगते हैं सर, होटल में रुकते हो या जहां भी रुकते हो खर्चे लगते हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है कौन से खर्चे आएंगे और कौन से खर्चे वैल्यू में नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी का लेते हैं हम, याद है सर, ये तो हम कस्टम में पढ़ते हैं सर, रेट ऑफ हम सीबीआईसी का ही लेते हैं सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इन्हीं का रेट लेते हैं सर। और अगर कोई वैल्यू में टैक्सेस इंक्लूडेड तो हम उसे एक्सक्लूड करते हैं और फिर वैल्यू निकालते हैं, फिर जीएसटी चार्ज करते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात थी सर, आई बात समझ क्लियर हुआ? ये वैल्यू सप्लाई कंसेप्ट बेस खत्म हुआ है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है।